मैक्स वेबर ने सत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, और फिर उसी के पार्ट के रूप में उन्होंने आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी की बात की थी, या नौकरशाही के आदर्श मॉडल का प्रतिपादन किया था। तो क्या था मैक्स वेबर का सत्ता का सिद्धांत, पहले उसकी हम बात करें थोड़ा सा, और तब फिर नौकरशाही का सिद्धांत क्या है मैक्स वेबर का, उसकी बात करेंगे। तो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, सत्ता का सिद्धांत मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की एक पुस्तक थी, नाम था विर्ट सॉफ्ट एंड गेसल सॉफ्ट। 1920 में वेबर की ये पुस्तक पब्लिश हुई थी। पुस्तक बेसिकली जर्मन लैंग्वेज में थी। जो नाम आप देख रहे हैं, ये नाम भी जर्मन लैंग्वेज का ही नाम है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको अटपटा भी लग सकता है, विर्ट सॉफ्ट एंड गेसल सॉफ्ट। बाद में फिर 45-46 के आसपास इसका इंग्लिश एडिशन पब्लिश हुआ था, सामाजिक आर्थिक संगठन के सिद्धांत के नाम से, थ्योरीज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। 1920 में ये जर्मन लैंग्वेज में बुक पब्लिश हुई, विर्ट सॉफ्ट एंड गेसल सॉफ्ट। इस पुस्तक में वेबर ने एक प्रश्न उठाया कि क्यों एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को आदेश देता है, या क्यों एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से आदेश लेता है। क्यों ऐसा हो रहा है कि अभी हम आपसे कुछ कह रहे हैं और आप मान रहे हैं? क्यों किसी संगठन ऑर्गेनाइजेशन में आप देखिए कि बॉस अधीनस्थ है, एक व्यक्ति दूसरे से कुछ कहता है, आदेश देता है, दूसरा चुपचाप उसे फॉलो करता है, मानता है। क्यों घर परिवार में ऐसा होता है, पिताजी हमारे कुछ कहते हैं हम मानते हैं, हम कुछ कहते हैं हमारे छोटे मानते हैं। क्यों हो रहा है आखिर ऐसा कि एक व्यक्ति आदेश दे रहा है, दूसरा व्यक्ति उन आदेशों को फॉलो कर रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? सोशियोलॉजिस्ट थे वेबर, समाजशास्त्री, तो कर रहे थे इस चीज की स्टडी वो। उसी के उत्तर के रूप में उन्होंने फिर दिया प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, या सत्ता का सिद्धांत। उसमें उन्होंने दो शब्दों को डिफरेंशिएट किया, उनका अंतर बताया, व्याख्या की। एक शब्द शक्ति या पावर, और दूसरा सत्ता या अथॉरिटी। सत्ता को हिंदी में हम प्रभुत्व या प्राधिकार भी कहते हैं। इंग्लिश वर्ड है अथॉरिटी, हिंदी में प्रभुत्व कह दें, प्राधिकार कह दें, इंग्लिश में अथॉरिटी। वेबर ने बताया कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को अपनी इच्छा अनुसार प्रभावित करता है, तो वो होती है शक्ति, पावर। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को अपनी इच्छा अनुसार प्रभावित करना। हम अपनी मर्जी, अपनी इच्छा से आपके विचारों, आपके व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं, पॉजिटिवली, नेगेटिवली, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अगर कुछ इम्पैक्ट डाल रहे हैं हम आपके ऊपर अपनी इच्छा से, तो ये शक्ति का प्रयोग हम कर रहे हैं, शक्ति है ये, पावर। देखिए बहुत सारे नेता, गुंडा, मवाली टाइप के लोग वो यही करते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि अरे फला व्यक्ति तो बहुत बड़ा बाहुबली है, बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली है, उसके सामने हम तो कुछ नहीं हैं, तो पावरफुल। अरे तो बहुत पावरफुल लोग हैं, इनसे पंगा लेने का कोई मतलब नहीं, इनसे जितना दूर रहो, जितना बच के रहो उतना अच्छा है। तो पावरफुल मतलब शक्तिशाली, कि भाई कब क्या कर देंगे हमारे खिलाफ, किस रूप में हमें ये प्रभावित करें, डरा धमका के, या किडनैपिंग, या किसी और रूप में। तो भाई प्रभाव है, हमने कहा वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है।
तो शक्ति है वो। और बेवर ने कहा कि जब शक्ति को वैधता मिल जाती है, वैधता या वैधानिकता, लेजिटमेसी मिल जाती है, तब वो बनती है सत्ता। तो शक्ति प्लस वैधानिकता बराबर सत्ता, पावर प्लस लेजिटमेसी इज इक्वल टू अथॉरिटी। शक्ति है कि हम अपनी मर्जी से आपके व्यवहार को प्रभावित कर रहे, और यहां वैधता या लेजिटमेसी का मतलब है किसी भी वजह से स्वीकार हो जाना। तो जब तक हम अपनी बात थोप रहे आपके ऊपर तो वो शक्ति है अकॉर्डिंग टू बेवर, लेकिन किसी भी वजह से आपने उसे स्वीकार कर लिया तो फिर वो सत्ता है। अब किसी भी वजह से स्वीकार कर लिया, उसके कई कारण हो सकते हैं। बेवर ने भी 3 कारण बताए आगे कि क्यों आप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अगर स्वीकृति हो गई है किसी भी वजह से, उसे हमने लेजिटमेट कर लिया, वैधता मिल गई। यहां वैधता का मतलब लीगलिटी नहीं है यहां, इसलिए इंग्लिश वर्ड भी है लीगलिटी या लीगली नहीं, बल्कि लेजिटमेसी। किसी भी वजह से स्वीकृति, तो वो बन जाती है सत्ता। अब अगला प्रश्न है कि भाई कब स्वीकार करेगा कोई, क्यों स्वीकार करेगा कोई, कब शक्ति को वैधता मिलेगी? तो फिर बेवर ने 3 अवसर या 3 कारण बताए शक्ति को वैधता मिलने के। उन्होंने टाइप्स ऑफ अथॉरिटी या सत्ता के प्रकार कहा। एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी या परंपरागत सत्ता, 2 चमत्कारिक अथॉरिटी कैरिस्मेटिक सत्ता, और तीसरा वैधानिक सत्ता लीगल अथॉरिटी। बेवर का मानना था कि 3 प्रमुख कारण हैं जब शक्ति को वैधता मिलती है, मतलब कोई किसी दूसरे के आदेशों को स्वीकार कर लेता है, वो थोपी हुई नहीं रह जाती बल्कि उसे स्वीकृति मिल जाती है। इसके पीछे मूलतः 3 कारण होते हैं। वही 3 कारणों के आधार पे ये सत्ता के 3 प्रकार हैं, 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। परंपरागत सत्ता, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, जो हमारी प्रथाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों पर आधारित होती, हमारे रिचुअल्स हैं, हमारे पुराने जो मान्यताएं हैं उन पे आधारित होती है, वो परंपरागत सत्ता है। जैसे हमने कहा कि घर में अपने पिताजी या बड़े बुजुर्गों की बात मानना, उनके आदेशों का पालन करना, तब ये ट्रेडिशनल है। हम लोग पैट्रियार्कल सोसाइटी के लोग हैं, पितृसत्तात्मक समाज है। वो पितृसत्तात्मक समाज की बस परंपरा है ऐसी कि घर का जो सबसे वरिष्ठ पुरुष सदस्य है, सारे लोगों को उसके आदेशों का पालन करना है। वो दादाजी हों, पिताजी हों, ताऊ जी हों, जो भी, तो परंपरा चली आ रही है बस ऐसी पितृसत्तात्मक समाज में। कोई बड़ा बूढ़ा दिखता है, हम पैर छू लें, बस परंपरा है ऐसी कि भाई उसे आदर सम्मान देना है। वो कुछ कह रहा है तो जी जी करके उसकी बात सुनना है, मानना है। दूसरा कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, चमत्कारिक सत्ता या करिश्माई सत्ता। किसी व्यक्ति में कुछ ऐसे अनोखे गुण हों कि हम उनसे प्रभावित हो जाएं और फिर उसकी बात मान लें। कुछ ऐसा चमत्कार, कुछ करिश्मा, कुछ ऐसी उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ गुण हैं कि हम एकदम अभिभूत, बिल्कुल प्रभावित हैं उससे। महात्मा गांधी जैसे। आजकल बहुत सारे लीडर, साधु संत, महात्मा, आसाराम, राम रहीम टाइप के बहुत सारे, हजारों लाखों जिनके अनुयायी भक्त,
तो कुछ क्वालिटी है उनमें ऐसी कि लोग मानते हैं, उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं। और तीसरा वैधानिक सत्ता, लीगल अथॉरिटी। हम इसलिए भी किसी के आदेश मान लें क्योंकि ऐसा करना हमारे देश के संविधान या नियम कानूनों की वजह से हमारी मजबूरी हो। जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस सब ने हमें कहा है कि नहीं भाई इसके आदेश मानने पड़ेंगे, तो हम मान रहे हैं, मजबूरी है हमारी। तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से लेके कांस्टेबल तक कि हम आदेशों का पालन करते हैं। अब वो इसी तरह की सत्ता होती है, वैधानिक सत्ता, लीगल अथॉरिटी। वही हमारे संविधान के तहत बनी संस्थाएं हैं या संविधान के तहत जो लॉ हमने बनाए हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, उनके तहत ये संस्थाएं बनी हैं, उन्हीं के द्वारा इनको भाई पावर मिली है। वो हमें आदेश देते हैं, हम उनके आदेशों का पालन करते हैं, तो लीगल अथॉरिटी है। तो देखिए अब 3 अलग अलग कारण हैं किसी के आदेश मान लेने के पीछे या शक्ति को वैधता मिल जाए उसके पीछे। एक कारण है कि परंपरा, रीति रिवाज, दूसरा कारण है कुछ उसके व्यक्तिगत गुण या करिश्मा, और तीसरा कारण है नियम कानून, संविधान। अब नियम कानून, संविधानों से जब किसी की बात मानी जाती तो ये तार्किक होती है। भाई तर्क हम दे सकते हैं कि क्यों हमने फला पुलिस वाले की बात मानी, या क्यों हम अपने प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, भाई बहुमत के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, तो हम ही ने उन्हें वो अथॉरिटी, वो राइट दिया है संविधान के माध्यम से कि वो करें फैसले। तो एक रीजन है, एक तर्क है वहां कि क्यों हम उनकी बात मान रहे थे। जो लीगल अथॉरिटी होती है रेशनल होती है, तार्किक होती है। यहां उनके या हमारे हर कार्य के पीछे एक जस्टिफिकेशन, एक जेन्युइन रीजन होता है। वेबर का कहना था कि जो ये लीगल अथॉरिटी है, वैधानिक सत्ता, बस इसी का तो एक रूप नौकरशाही है। नौकरशाही मतलब नियुक्त किए गए अधिकारी योग्यता के आधार पर नियुक्त होंगे, और स्वाभाविक सी बात है कि जो योग्यता के आधार पर नियुक्त लोग होंगे उन्हें उसी कानून, संविधान के तहत कुछ पावर दी जाएगी और हम उसका पालन करेंगे। मतलब वो जो ब्यूरोक्रेसी है उसी के पास होगी ये लीगल अथॉरिटी, रेशनल अथॉरिटी। तो वैधानिक सत्ता का ही प्रतिरूप अकॉर्डिंग टू वेबर ब्यूरोक्रेसी है। और जब ब्यूरोक्रेसी है तो फिर अब उस बात को उन्होंने आगे बढ़ाया कि अब इस ब्यूरोक्रेसी को हमें आइडियल बनाना है। आइडियल कैसे बनाना है, तो उसके लिए उनका कहना था कि उसमें हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ विशेषताओं को इंक्लूड करना है। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो जो ब्यूरोक्रेसी है आइडियल हो जाएगी, नौकरशाही आदर्श हो जाएगी। और अगर नौकरशाही आदर्श हो गई तो भाई कहना ही क्या, जो भी सरकार के, संगठन के, प्रशासन के जो भी हमारे गोल्स हैं, उद्देश्य हैं, हम उन्हें प्राप्त कर लेंगे। अगर नौकरशाही आदर्श होगी तो उसी के पास वो लीगल अथॉरिटी है, उसको आदर्श, उसको आइडियल बना दें। कैसे? तो उसी संदर्भ में फिर वेबर ने आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही के आदर्श मॉडल का प्रतिपादन किया। वेबर ने कुछ विशेषताएं बताई उसकी। वेबर ने कहा कि इन विशेषताओं को अगर हम नौकरशाही में इंक्लूड कर लेते हैं तो हम नौकरशाही की कार्यकुशलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। नौकरशाही कार्यकुशल हो जाए, एफिशिएंट हो जाए तो कहना ही क्या, हम संगठन, प्रशासन को भी एफिशिएंट बना देंगे। जो भी उद्देश्य हैं, गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, पर्पस हैं, उनको बेहतर ढंग से प्राप्त कर पाएंगे।
किन बातों को शामिल करना है नौकरशाही में या ब्यूरोक्रेसी में, तो बेवर ने कुछ यहाँ बातें बताई। कार्य विभाजन या डिवीजन ऑफ वर्क। नौकरशाही में जो भी लोग शामिल हों उनके बीच में स्पष्ट तौर पे हम कर दें कार्यों का बंटवारा, डिवीजन ऑफ वर्क, ताकि अपने कामों जिम्मेदारियों को लेके कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, हर व्यक्ति अपने अपने काम करता रहे, उसमें वो स्पेशलिस्ट भी बन जाए। दूसरा हायरार्की या पद सोपान। तो हम संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को एक पद सोपान एक क्रम में बांट दें। पद सोपान मतलब टॉप और लोअर या उच्च और अधीनस्थ, सबऑर्डिनेट और ऑफिसर्स, इनके बीच में एक बंटवारा कर दें, हम रैंकिंग कर दें, कई लेवल बना दें। एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, तो एक हायरार्की हो गई। कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तो एक हायरार्की हो गई। सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, जो भी, तो एक हायरार्की हो गई। तो नौकरशाही में पद सोपान हो, और फिर जब ये कई स्तर बना दें, उनके बीच में फिर अब हम कार्यों का, उत्तरदायित्वों का, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का स्पष्ट तौर पे बंटवारा कर दें। नौकरशाही में जो लोग शामिल हों, एक निश्चित कार्य प्रक्रिया होगी, उसी के तहत काम करें। पहले से एक फिक्स पूरा सिस्टम है, तरीका है, स्टैंडर्ड है, उसी के अकॉर्डिंग सारे लोग काम करें। मतलब कहीं कोई मन की मर्जी नहीं हो। रूल्स रेगुलेशंस भी तय कर दिए जाए, निर्धारित नियम कानून। मतलब फिर वही बात की, अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को ध्यान में ना रखें, बल्कि जो ये तय पूरा सिस्टम एक है, उसी के अकॉर्डिंग बस उसमें फिट होके काम करें। बहुत सारे जो हम हायरार्की में पद बनाएं, उन पदों पे योग्यता के आधार पर रिक्रूटमेंट करें, लोगों को भर्ती करें, फिर पद के लिए योग्यताएं तय कर दें। एसपी के लिए क्या योग्यताएं होंगी, डीएसपी के लिए क्या योग्यताएं होंगी, इंस्पेक्टर के लिए क्या होंगी, और फिर एप्लीकेंट्स में वो हैं योग्यताएं नहीं हैं, कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए हम परीक्षाएं कर लें, एग्ज़ाम कंडक्ट कर लें, ट्रेनिंग की व्यवस्था कर दें, ताकि उन योग्यताओं को और हम बढ़ा दें, एनहांसमेंट कर पाएँ उनका। काम के बदले कुछ कैश सैलरी दे दें, नकद वेतन दे दें, ताकि लोगों का मोटिवेशन बना रहे, उनमें काम करने की इच्छा बनी रहे। जो लोग नौकरशाही में जुड़े, हम उन्हें ये एश्योरेंस दें कि भाई आपका ये फुल टाइम एक जॉब या नौकरी, हम बीच में आपको निकालेंगे नहीं। वो भी इसको फुल टाइम करियर के रूप में ज्वाइन करें कि एक बार नौकरी लग गई तो अब वो भी निश्चिंत हैं, रोज़ रोज़ का अब अपने फ्यूचर का टेंशन नहीं है, तो वो भी पूरे कमिटमेंट के साथ काम करें। हम भी निश्चिंत हो जाएं, फ्री हो जाएं कि अच्छा अब चलो, जब तक 22 साल 23 साल में नौकरी लगी है, तो अब है अगले 35 साल के लिए हमारे पास परमानेंट रहेगा, तो भाई एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, उसका भी हमें बेनिफिट मिलेगा, कमिटमेंट, डेडिकेशन भी रहेगा। तो आजीविका की व्यवस्था, करियर सिस्टम, मतलब वही कि एक बार जो शामिल हो जाए, वो फिर एक जो रिटायरमेंट की एज जब तक होती है तब तक वो करे काम, उसे भी ये एश्योरेंस रहे और हमें भी। इम्पर्सनैलिटी, एक लिखित दस्तावेज, रिटन डॉक्यूमेंट की नौकरशाही में जो भी काम किए जाए, सब कुछ का रिटन रिकॉर्ड रखा जाए, ताकि कल के दिन कोई अपनी बात से पलट नहीं जाए, मुकर नहीं जाए। सारा रिटन डॉक्यूमेंट होगा तो भाई पता लग जाएगा कि हाँ तुमने ऐसा ऑर्डर दिया था या नहीं दिया था, या आपने उस ऑर्डर को फॉलो किया था या नहीं, या कैसे फॉलो किया था, गलती अगर हुई है तो किसकी तरफ से हुई है, मिस्टेक क्यों हुई है। इम्पर्सनैलिटी या निर्वैयक्तिकता हो, मतलब जो पर्सनल फीलिंग्स हैं उनको दूर रखते हुए काम किया जाए, तो वो देख ही रहे कि रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको ध्यान में रखना है, अपनी फीलिंग्स को दूर रखना है। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, उसकी आइडियोलॉजी से अपने आप को जोड़ना नहीं है, सबसे समान दूरी, बस आपका तो काम है कि जिसकी सरकार है, सरकार जो
कानून बना रही है, जो नीतियां बना रही है, बस उन्हें पूरे मन से लागू कीजिए। भूल जाइए कि वो किस पार्टी की, किस आइडियोलॉजी की सरकार है। लोकतंत्र है, जनता ने उन्हें चुन के भेजा है, मेजॉरिटी बेस्ड गवर्नमेंट है, तो उसे भाई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो जो कर रही है बस आप तो सहयोग कीजिए उसे। अपनी फीलिंग्स को नहीं वहाँ सामने लाने दीजिए, किसी पार्टी की आइडियोलॉजी से अपने आप को नहीं जोड़िए। तो बेवर का कहना था कि अगर हम नौकरशाही में इन विशेषताओं को शामिल कर लें तो हम नौकरशाही को आइडियल बना सकते हैं। नौकरशाही के पास लीगल रेशनल अथॉरिटी है, ये बेहतर ढंग से काम कर सकती है। इसको जो ड्यूटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती हैं, ये उनको सही तरीके से फुलफिल कर सकती है। जो हमारे उद्देश्य हैं संगठन के, प्रशासन के, हम उन्हें पूरा कर सकते हैं। तो बेवर का मॉडल बहुत पॉपुलर मॉडल हुआ। बेवर का जर्मनी में आया, लेकिन एक एक करके दुनिया के लगभग हर देश ने कंपैरेटिव स्टडी के माध्यम से बेवर के इस मॉडल को अपने यहाँ लागू कर लिया। आज दुनिया में 200 के ऊपर देश हैं और लगभग हर देश में आपको बेवर का मॉडल मिल जाएगा। हालांकि अब 100 साल हो गए मॉडल आए हुए, तो कुछ उसमें समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग हमने चेंज भी किए हैं, लेकिन मतलब मूल ढांचा देखेंगे तो ब्यूरोक्रेसी का दुनिया के लगभग देशों में यही है जो बेवर ने बताया। इतना पॉपुलर मॉडल हुआ। पॉपुलर हुआ तो स्वाभाविक सी बात है, कई लोग सपोर्ट में भी खड़े हुए और कई ने क्रिटिसाइज भी किया। तो आप देखिए दुनिया में जो चीज़ जितनी पॉपुलर होती है उसके विरोधी भी उतने। आज मोदी पॉपुलर है जितने ज़्यादा, तो वही आलोचनाएं भी, विरोधी भी उतने हैं। पूरा देखिए मोदी वर्सेस राहुल, ममता, अखिलेश और जो तो मतलब वो जो कहावत है कि एक शेर के पीछे सारे गीदड़, तो एक आदमी अकेला एक तरफ है और पूरे दूसरे एक तरफ लगे हैं, उसके बाद भी वो एक आदमी भारी है। इसे कहा जाता है मोदी वर्सेस रेस्ट। सब बचे हुए, कोई कोशिश नहीं छोड़ रहे, लेकिन उसके बाद भी एक अकेला भारी है। तो वही कि बेवर इतने पॉपुलर, उनकी ये थ्योरी इतनी पॉपुलर कि वो बहुत सारे आलोचक भी क्रिटिसाइज। ज़्यादा पॉपुलरिटी है तो बहुत सारे लोगों को पसंद थोड़ी आती है, ये तो इतना पॉपुलर है। आलोचना है कुछ नहीं तो बिना बात के कीचड़ उछालेंगे। तो ये बेवर का मॉडल था। जैसा नीचे देख रहे हैं 2 लाइनें लिखी हुई हैं कि वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य, और वर्तमान समय में जो एलपीजी की नीतियां, उसके संदर्भ में उपरोक्त विशेषताओं में से कई विशेषताओं की जो रेलिवेंस या प्रासंगिकता है उस पर क्वेश्चन मार्क भी लगे हैं। तो मैंने बताया कि भाई 100 साल का समय हो गया है। बेवर ने यह थ्योरी दी थी 1920 में, आज हम 2021 में 21st सेंचुरी, तो अब 100 साल से ज़्यादा का समय हो गया। परिस्थितियां बदल गई हैं, सिनेरियो चेंज हो गया है, सामाजिक आर्थिक। तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ बातें बेवर की कही गई अब उतनी रेलिवेंट हमें नहीं दिखती हैं जितनी तब रही होंगी। हाँ, लेकिन फिर भी कई सारी बातें आज भी उतनी रेलिवेंट हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज तक कोई इसका अल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है। जिन्होंने आलोचना भी की बेवर की, वो भी इसका कोई बड़ा पॉपुलर व्यापक अल्टरनेट नहीं हमारे सामने रख पाए कि चलो बेवर में कमियां हैं, हटा देते हैं बेवर को, आप लाइए उनका अल्टरनेट। नहीं, कुछ चीज़ें अब नहीं हो पाती पूरी। भाई इम्पर्सनैलिटी है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी आजकल देखिए कहाँ हो पा रहा है। अब तो खुलेआम एकदम हर चीज़ का बंटवारा हो गया। 100 लोग योगी सरकार के लव जिहाद कानून के खिलाफ चिट्ठी लिखते हैं तो 250 लोग उनके फेवर में चिट्ठी लिख देते हैं। सब रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस या पूर्व अधिकारी या जो भी, तो चलिए रिटायर हैं, तो वर्तमान के साथ भी तो वही है स्थिति। बंगाल वगैरह में खुलेआम देखिए कैसे कुछ सरकार के सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी नौकरी को तक दाव पे लगाने के लिए तैयार हैं, केंद्र से पंगा ले रहे हैं खुलेआम। अब चीज़, कई चीज़ें हैं जो अब नहीं उस तरह से रेलिवेंट रह गई हैं। कुछ हमारे यहाँ नहीं है रेलिवेंट, कहीं और होंगी रेलिवेंट, किसी और देश में कुछ और स्थिति। लेकिन ओवरऑल आज भी ये सच्चाई है कि हमारे पास इसका कोई एक
बढ़िया अल्टरनेटिव नहीं है तो हम अपनाए अभी भी इसी मॉडल को हैं, बेवर के नौकरशाही मॉडल को। तो ये तो बेवर का मॉडल था। अब यहीं से सिविल सर्विस का कॉन्सेप्ट फिर निकला है कि ब्यूरोक्रेसी तो जैसा हमने कहा कि निगेटिव कॉन्सेप्ट हो गया, नकारात्मक संकल्पना हो गई। हाँ, बेवर ने उसे नकारात्मक की जगह सकारात्मक अर्थ में प्रस्तुत कर दिया, ये उसका आइडियल टाइप बता दिया उन्होंने। और लोक सेवा तो खैर है ही बेसिकली एक सकारात्मक संकल्पना, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। तो रोकेंगे आज यहीं, आगे बढ़ाएंगे कल। सो बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सर्विस, और तब फिर देखेंगे कि रोल क्या है सिविल सर्विस का, किस तरह की कंट्रीज़ में क्या रोल है, स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में क्या रोल होता है सिविल सर्विसेज का। तो आज यहीं तक, कल आगे बढ़ाएंगे। कुछ पूछना है किसी को?